ओके, जो हम कल क्वेश्चन किए थे उसी कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भी आपके सिविल्स में जो क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं मैं उनको पुट कर रहा हूं, जो करेंट के उस समय थे मैं उनको छोड़ रहा हूं, और जो करेंट वाले क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में होंगे तो जो 15 जून से जो आपका रेगुलर रूप से चलेगा, जो रिवीजन वाला सेशन जिसमें आपको डेली क्वेश्चन इन द सेंस लास्ट जैसे हमने एक तरह से जो प्रोग्राम चलाया था उसमें मिशन 240 वाला, तो इसी प्रकार इस बार मिशन 250 रहेगा, क्योंकि 10 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा करके इस बार ये करना होगा। तो उसमें जब हम करेंगे तो करेंट वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी हम आज कल और परसों यानी थर्सडे तक कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक्स हैं उसको करेंगे। अब इसको क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी जो विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस द 19 कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया इज अमाउंटेड टू। तो जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है या इनफैक्ट कोई भी आप करंट में इसको करके देखो कि मान के चलो कि इंडिया में लोग आ रहे हैं, इसको इस सेंस में देख सकते हो कि इंडिया में सपोज कोई ताजमहल देखने आ रहे हैं, तो ताजमहल देखने आ रहे हैं तो वो क्या है, एक तरह से इस सेंस में इसको करके देख सकते हो, या जस्ट सोच सकते हो कि ज्ञान वापी मस्त को देखने आ रहा है तो वो क्या है। तो इसमें चलो रोहन, यस सर। ये क्या है? इंडिया कॉमनवेल्थ गेम amounted to production consumption export production क्या सर। है सर इंपोर्ट। डियर, जब कोई फॉरेनर यहाँ आया तो क्या हुआ, वो आया तो पैसा दिया, कुछ होटल में यस रहा, सर। वो होटल में यस सर। रहा, नाश्ता पानी किया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिया। तो जब कोई उसने पैसे दिया, हमारा सर्विसेज यूज किया, हमारा गुड्स यूज किया, मान लिया फ्रूट व्रूट भी खाया होगा, मैंगो और जो भी है, तो उस चीज को यदि खाया तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए मानो कि वो मैंगो कुछ खाया, वो मैंगो यहाँ ना आता तो हम वो मैंगो के क्या करते, वो वहीं रहता और उसको मैंगो खिलाना होता, तो वहां हम सेल करते, इसका मतलब यस सर। एक्सपोर्ट है। तो जो वो एक्सपोर्ट। कंजम्पशन कर रहा है वो एक्सपोर्ट है। ओके, यस। यस अब सर। देखो ये कंजम्पशन को जो हम है, कंजम्पशन को उस सेंस में नहीं लेते हैं, एक्सटर्नल कोई भी इशू है इन्वॉल्व तो उसको हम कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन जो हमारा इंडियन कंटेक्स्ट में होता है, जो इंडियन पीपल हैं, इंडियन इकोनॉमी में जो लोग हैं वो उनके संबंध में होता है कंजम्पशन। तो ये आपका एक्सपोर्ट है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब ये करा फिजिकल स्टिमुलस यानी वित्तीय उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या काम है, कैटलिस्ट एक तरह से कह सकते हो कि वो क्या है, जो आप केमिस्ट्री में उत्प्रेरक देखते हो वो एक्चुअल में यहाँ स्टिमुलस डिफरेंट चीज है, वहाँ थोड़ा सा उत्प्रेरक यदि हम बोलते हैं तो डिफरेंट चीज होता है कि एक्चुअल में वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा। तो इसी सेंस में इसको समझो कि वित्तीय उत्प्रेरक यानी कि जो वित्तीय फिजिकल आपका यानी कि जो मैटर है मनी वनी का, तो उसको वो बढ़ा देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है यानी इकोनॉमी में दिक्कत है कि चीजें सही से वर्क नहीं कर रही है तो उसको वो सही करेगा। तो पहला आप देखो, इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये देखो एक्चुअल में ये सिर्फ दिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो फिलहाल हम देखते हैं हाउएवर पार्शियली ये डेफिनेशन, ये पार्शियली ये करेक्ट है, लेकिन देखते हैं हम दूसरा कोई यदि इससे बेटर हो तो। देखो जब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में तो नो डाउट वो फायदा होगा, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्पेसिफिक कर रहा है। और दूसरा हम देखते हैं नेक्स्ट, यदि हम बी देखते हैं, इट इज एन इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो देखो ये क्या है, ये होल इकोनॉमी के लिए कह रहा, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो एक्चुअल तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा, तो आंसर हमारा बी ही हो गया। अब हम सी भी देख लेते हैं ऑप्शन, इट इज गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स टू प्रमोट ग्रेटर फूड प्रोडक्शन एंड कंटेन फूड इन्फ्लेशन।
तो देखो ये भी क्या है, ये आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को कंसीडर कर रहा है, तो ये भी आपका एक इकोनॉमी के एक सेक्टर को कंसीडर कर रहा है, तो हमें सिर्फ एक पे नहीं करना है, तो ये वाला भी पार्शियल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है, इट इज एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये देखो, एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन कह रहा है बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब होता है कि लोगों को वित्तीय इंस्टीट्यूशन में लाना। अब जस्ट इमेजिन करो, पैसा आपका ही है और आपको बोला गया कि ये कर दो, बैंक अकाउंट में खुलवा दिया जाएगा, आप अपना बैंक अकाउंट रहेगा, आपका पैसा जमा करोगे, तो दैट इज नॉट मेन टारगेट ना। पर्सन के पास, पीपल के पास पैसे रहेंगे तभी तो वो अकाउंट खुलाएंगे, तो उनको फायदा होगा। आपके पास पैसे ही नहीं है तो उस अकाउंट खुलवाने से सिर्फ क्या होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन विच गवर्नमेंट कैन टेक: devaluing the domestic currency, reduction in export subsidy, adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FII। अब ये कह रहा करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में कौन कौन हेल्प करेगा। तो सबसे पहले रोहन बताओ, ये करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? रोहन, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? सर मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा सर। ओके जगदीश। सर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हाँ देखो, ये गुड्स वाले में और सर्विसेज जो एक तरह से करेंट अकाउंट में होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर, यानी कि जो चीजें हम एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई चीज यदि हम आपका इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको डॉलर देना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट यदि करते हैं तो डॉलर हमें मिलता है। तो ये कह रहा कि करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करना है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। अब देखो, कल ही हमने बताया था कि डी वैल्यू अपना करेंसी को करोगे तो हमारा सामान जो होगा वो कंपैरेटिवली चीपर होगा, सस्ता होगा इकोनॉमी में। तो जब हमारा डी वैल्यू हमारी करेंसी होगी, इसका मतलब है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करेंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब मान के चलो एक्सपोर्ट में कुछ सब्सिडी दे रहे थे, तो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको मोटिवेशन मिल रहा था, उनको फायदा मिल रहा था, अब उसको आप कम कर दोगे। मान के चलो कि कुछ आप 5%, 10%, 2% आप सब्सिडी दे रहे थे एक्सपोर्ट करने में, तो उनको अच्छा लग रहा था कि इवन थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन अब आप सब्सिडी एक्सपोर्ट वाला कम कर दिए तो कुछ लोग को प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, तो वो एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे या बंद कर देंगे। तो ये आपका सेकेंड नहीं होगा। तो सेकेंड नहीं होगा और फर्स्ट होगा, तो आपका आंसर आ गया। देखो, फर्स्ट होगा तो ये आपका एलिमिनेट हो गया था, ये एलिमिनेट हो गया था। अब सेकेंड नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है। तीसरा है, एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआई। अब ये देखो, इनफैक्ट देखा जाए तो ये डायरेक्ट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को फायदा नहीं पहुंचाता, ये कैपिटल अकाउंट को फायदा पहुंचाता है। तो कैपिटल अकाउंट को फायदा यदि पहुंचा रहा है तो उस इन टर्न जो होगा कि आपका इसको बैलेंस करने में, यानी कि जो रिड्यूस करने में इसको हेल्प होगा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा हो रहा है तो अधिक आपके पास एफडीआई आ रहा है, ये सारी चीजें। और इनफैक्ट देखो, एफडीआई यदि आ रहा है तो उससे कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ावा देगा। तो कुछ चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे तो वो इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदा होगा। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा बेस इफेक्ट। किसी भी चीज का बेस इफेक्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। आप नॉर्मल अपने आप में भी ये पूछो, अब किसी को मान के चलो कि बोलेगा कि जो हमारा 10% एक तरह से ग्रोथ हुआ है, कोई बोलेगा ना कि 5% हमारा ग्रोथ हुआ है, तो अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो 10% ग्रोथ हुआ है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़िया है। नो, डिपेंड ये करता है कि बेस कितना है। जस्ट सोचो, मान के चलो
इंडियन इकोनॉमी हमारा 3 ट्रिलियन है, तो 3 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी है और यूएस इकोनॉमी मान के चलो कि 20 ट्रिलियन है। तो जस्ट सोचो, हम अपना यदि 10% के रेट से ग्रो करते हैं तो 300 बिलियन जो है वो हमारा एडिशन होगा, और अमेरिका जस्ट सोचो 5% के रेट से यानी हमारे हाफ से करेगा तो इसका 1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो देखा जाए 1 ट्रिलियन, तो हम 10% के रेट से ग्रो कर रहे हैं तो मात्र 300 बिलियन हमारा एडिशन होगा। यूएस मात्र 5% के रेट से ग्रो कर रहा है तो हमसे 3 टाइम्स प्लस 3.33 टाइम्स इसका एक्स्ट्रा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो है बड़ा है। तो बेस इफेक्ट जो ये होता है, तो कह रहा है इट इज एन इंपैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डिफिशियंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप। नो। नेक्स्ट कह रहा है इट इज द इंपैक्ट ऑफ द सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। नो। इट इज द इंपैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये प्रीवियस ईयर का जो बेस है उसके आधार पे हम लेते हैं कि इस बार क्या इंपैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, चूंकि इन्फ्लेशन में के टर्म में आपका कह रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टर्म में कह रहा है तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। नेक्स्ट आपका नन ऑफ द अबव, तो ये आपका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये कह रहा अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? कोई भी इकोनॉमी आज के डेट में देखो परफेक्ट क्लोज कोई इकोनॉमी नहीं है। क्लोज इकोनॉमी क्या बेस्ट सूटेड एग्जांपल आज के डेट में नॉर्थ कोरिया है, या फिर मान के चलो कि कुछ समय पहले क्यूबा हुआ करता था, लेकिन क्यूबा भी उतना क्लोज नहीं है। इनफैक्ट आज के डेट में तो क्यूबा बहुत ज्यादा क्लोज हो गया है, और कुछ छोटे कंट्री ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो अदरवाइज देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ही एक तरह से सुटेबल एग्जांपल मिलता है। तो क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जो न तो इंपोर्ट करता है और न एक्सपोर्ट करता है। इन जनरल क्या है कि वो मान करके चलो या तो सेल्फ सफिशिएंट है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो सेल्फ सफिशिएंट है चीजों में, या फिर वो कंप्रोमाइज किसी चीज में कर रहा है। जस्ट अब सोचो, नॉर्थ कोरिया के पास खाने के लिए सही से कुछ नहीं है, उसके पास मेडिसिन सही नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो जितना पैसा होता है तो क्या मैक्सिमम इन्वेस्ट करता है? वो इन्वेस्ट अपना या पैसा जो भी वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है व्हाटसोएवर बोलोगे तो वो वेपन सिस्टम में। आज बोलेगा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिए हैं, ये बोला कि यस न्यूक्लियर बॉम्ब कर लिए हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब कर लिए, तो मेजोरिटी हाउएवर वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उसके कुछ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्हाटसोएवर होते हैं तो मेजोरिटी चाइना के साथ उसका अच्छा रिलेशन है, थोड़ा बहुत रसिया के साथ उसका रिलेशन है। तो ऐसा क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसमें न तो एक्सपोर्ट होता है और न इंपोर्ट होता है। परफेक्ट का कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम इनिशियल में देखते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक तरह से एक ही टर्म लिया जाता था। फिर धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस किया जाने लगा कि ग्रोथ का मतलब है कि क्वांटिटेटिव टर्म में, यानी कि मात्रात्मक रूप से हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन वही क्वांटिटेटिव जो है क्वालिटेटिव हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो आपका डेवलपमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन आपका सही हो रहा है, हेल्थ केयर आपका सही हो रहा है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर सही मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, सड़क अच्छा मिल रहा है, वाटर सप्लाई मिल रहा है, और सारी चीजें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब है डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो देखो, ग्रोथ में क्वांटिटेटिव था, डेवलपमेंट में आपका जो क्वालिटेटिव था, लेकिन डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव होने के बावजूद भी ये है कि जिनके पास है रिसोर्सेस वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एक तरह से मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, तो जिनके पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज मान के चलो है, मेडिकल कॉलेज है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएंगे। लेकिन इंक्लूसिव जब करते हैं तो जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो छूट गए हैं मेन डेवलपमेंट से, तो मेन सेक्शन, मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी से छूट गए हैं, तो उनको हमें अपॉर्चुनिटी देना, उनको मौका देना। तो वो कह रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ किस चीज से हो सकता है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो देखो, प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, यस सही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है? किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, छोटा छोटा करके 10 लोग 15 लोग मिल करके
हर सप्ताह 10-10 रुपया ही जमा किए, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया, तो एक धीरे धीरे पैसे आ जाएंगे। तो मान के चलो उससे कुछ कोई वेजिटेबल ग्रो कर सकता है, वेजिटेबल सेल कर सकता है, कोई एक छोटा सा किराना का दुकान खोल सकता है, कोई एक भैंस खरीद सकता है, कोई एक गाय खरीद सकता है, तो उससे उसका डेवलपमेंट होगा। तो सही है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यस, सही है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में क्या है कि प्रॉपर जिसके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, छोटे छोटे पैसे से करके अधिक मान के चलो वो लेबर इंटेंसिव होता है कि अधिक से अधिक ह्यूमन पावर उसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लो मैट बनाना, चटाई बनाना, या आप टेबल कुर्सी वगैरह बनाना छोटे छोटे, या फिर बंबू का कुछ आइटम्स बनाना, तो उसमें कर सकते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट। यस, देखो राइट टू, इसके पहले हमने बताया ना कि जो डेवलपमेंट था उसमें जो अफोर्ड कर सकते थे उनको मिलना था, लेकिन जब इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आरटीआई हम लागू किए तो उसमें हमने राइट टू एजुकेशन बना दिया कि जिनके पास हो या ना हो, सबको स्कूल जाने का अधिकार है। और एज ए आपकी आपको फ्री में रास्ता, वहाँ खाने को भी बच्चे को मिलते हैं, मिड डे मील, किताबें फ्री में मिलती हैं, ड्रेस मिलते हैं, इवन साइकिल वगैरह, जैसे बिहार में गर्ल्स हैं, गर्ल्स को साइकिल वगैरह मिलता है, या फिर और बहुत सारी चीजें सुविधाएं मिलती है। तो ऑल 1 2 3 जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। जब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यानी कि कोई भी चीज है कि उसका मान के चलो कि 5%, 10% ये सब के रेट से यदि ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करेगा तो क्या होगा? डिफ्लेशन होगा? डिफ्लेशन नहीं होगा, ये इन्फ्लेशन होगा। स्टैगफ्लेशन नहीं होगा। स्टैगफ्लेशन पहले ही दो टर्म से बना हुआ, एक स्टैग्नेशन और दूसरा इन्फ्लेशन। तो जब ये ग्रोथ हो रहा तो स्टैग्नेशन तो नहीं होगा। अब है हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन। देखो इन जनरल जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? मान के चलो कि कोई फैक्ट्री है, तो वहां आउटपुट 100 यूनिट हो रहा था, तो अब 105 यूनिट हो रहा है। अब मान के चलो 105 यूनिट हो रहा है, तो इसमें जो लेबरर वर्क कर रहे हैं तो उनका भी वेजेज तो बढ़ाया जाएगा ना थोड़ा सा, और जो रॉ मटेरियल है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो लिटिल प्राइस उसका भी बढ़ेगा। तो अब मान के चलो लेबरर हैं, उनके वेजेज आपने बढ़ा दिए, तो वेजेज अब बढ़ा दिए तो उनके पास अधिक इनकम आया, तो वो अधिक गुड्स का डिमांड करेंगे, तो गुड्स का अधिक डिमांड करेंगे तो फिर लिटिल वो कॉस्टली होगा चीजें, तो वो इन्फ्लेशन होगा। अब इन्फ्लेशन और हाइपर, और ये डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन को ये कम हो रहा है, तो ये कम नहीं होगा आपका, ये आपका क्या है? इन्फ्लेशन होगा, लिटिल होगा या रेंज में होगा, वो डिपेंड करता है इकोनॉमी। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन होगा ये हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इन्फ्लेशन है। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन अचानक जो है 100%, 200% हो गया, तो ऐसा अचानक नहीं होगा। ग्रोथ हो रहा है तो रैंडम ऐसा नहीं होगा कि तुरंत किसी के पास कोई मजदूर है उसको 400 वन डे में मिल रहा था, तो अचानक लिटिल ग्रोथ होगा तो 400 की जगह 4000 उसको पर डे नहीं मिलने लगेगा, वो एक बैलेंस में ही रहेगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू। तो इसमें देखो डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट लगाना है। ओके नीलू, यस सर। इसको एक्सप्लेन करो। सर आरबीआई के बैंक दर बढ़ने का वो बोल रहा है, तो क्या है देखो, सर बैंक रेट वैसे पहले होता क्या है? जिस पे आरबीआई वो पैसे देता है। किसको? सर किसको देता है? पब्लिक को। सर देखो नहीं बैंक सर। रेट वो रेट होता है
जो आरबीआई इन जनरल बैंकों को, अदर बैंकों को देता है, तो ये लेकिन लॉन्ग टर्म में होता है। हम जनरली बैंक रेट बहुत कम यूज करते हैं। मेनली आप क्या करते हैं, आप रेपो रेट यूज करते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट यूज करते हैं, एमएसएफ यूज करते हैं। रेपो रेट बहुत, सॉरी, बैंक रेट बहुत कम यूज होता है, मेजोरिटी रेपो रेट होता है। तो बैंक रेट कम हो गया, इसका मतलब है बैंक रेट एक तरह से क्या है, इसको लेमन टर्म में समझो तो ये ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया कोई चीज का, यदि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो क्या होगा कि मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब सोचो, बैंक रेट यदि कम है यानी कि ब्याज दर कम है, तो बैंक के पास, बैंक भी अधिक लोन ले सकता है आरबीआई से। तो जब बैंक अधिक आरबीआई से लोन लेगा तो बैंक के पास अधिक पैसे होंगे, जब अधिक पैसे होंगे तो मार्केट में अधिक लिक्विडिटी होगी, तो यानी तरलता जो है अधिक होगी। लेस लिक्विडिटी नो, बैंक रेट को हाई करेंगे तब होगा। नो चेंज, नो चेंज तो होगा ही नहीं। मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक, तो देखो कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं, नहीं, इनफैक्ट जो है ये अधिक अपना लेंड करेंगे, ये अधिक जो है बैंक जो है दूसरे को लेंड करेंगे। तो ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक, इट वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैंकर का बैंक है, इसका मतलब क्या है कि अदर बैंक जो हैं वो या तो अपना डिपॉजिट, जैसे हमारा बैंक है तो बैंक से हम दो काम करते हैं, एक तो बैंक में हमारे पास सरप्लस पैसे हैं तो वो हम बैंक को दे देंगे, और लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो दो कंडीशन है, एक तो हमारे पास यदि अपने पैसे बैंक में जमा है तो हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास अपना पैसा नहीं है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। समटाइम देखो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, या जिसके पास सपोज करेंट अकाउंट है वो अपना पैसे निकाल सकता है, या हम लोन ले सकते हैं व्हाटसोएवर। तो बैंक सेम सिचुएशन बैंक के लिए, आरबीआई वो बैंक है तो आरबीआई, अदर बैंक क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट आरबीआई के पास रखते हैं। सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक आरबीआई लेंड्स फंड टू कॉमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड्स। यस, आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को जब जरूरत होता है तो पैसे देते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई एडवाइजेस द कॉमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। तो इनफैक्ट ये भी है कि जो बैंकों का बैंक है कि आरबीआई ये कहता है बैंकों को कि हाँ जी आपकी स्थिति इस अनुसार है तो आप ऐसे वर्क कीजिए, नहीं तो आपका बैंक जो है वो फेल हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है। बहुत जगह देखो कंट्रोलिंग प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता है तो बैंक रेगुलर रूप से, अभी बहुत सारे बैंक में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो बैंक सारे बैंक को ये भी करेगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन अराइज। कैपिटल गेन का मतलब क्या है, देखो एक चीज क्या होता है कि कोई आइटम है, मान के चलो ना कि एक आपने मशीन खरीदा, एक मशीन खरीदा, उससे आप उससे काम ले रहे हो। सपोज कोई भी मशीन है, किसी चीज को ले लो, डीजल इंजन ले लो, एक व्हीकल ले लो, या एक और कोई इलेक्ट्रिक मशीन ले लो, कोई भी मशीन लिया, तो एक मशीन है, मान के चलो वो कुछ रेवेन्यू मंथली जनरेट करता है, लेकिन हर चीज का प्राइस देखो बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ। मान के चलो कि 20 इयर्स पहले आपने कोई मशीन लिया, अब 20 इयर्स के बाद आयरन एंड स्टील का जो है प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपने जितना में मशीन लिया था, हो सकता है आपने 20,000 में लिया था मशीन, अब एक्चुअल में पुराना होने पे तो मशीन का कीमत कम होना चाहिए, लेकिन आयरन एंड स्टील का कीमत इतना हो गया कि ये जो 20,000 वाला मशीन था वो पुराना होने के बाद भी आपको 40,000 में वो सेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो कैपिटल रेवेन्यू तो वो जनरेट किया जो किया, यानी मंथली उससे आप हो सकता है 500 अर्न किए हों, 1000 अर्न किए हों, 600 अर्न किए हों, व्हाटसोएवर, लेकिन ये कैपिटल गेन। तो इसमें कैपिटल गेन का रहा कि कौन कौन सा होगा, when there is an increase in sales of product, तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट हो रहा, तो ये कैपिटल गेन को जरूरी नहीं है ना, जैसे आपने इससे प्रोडक्शन किया, अब वो प्रोडक्शन का आपका इंक्रीज हो गया सेल्स, तो वो कैपिटल गेन नहीं, वो रेवेन्यू गेन आपका हो रहा है, तो ये आपका कैपिटल गेन नहीं है। तो वन यदि गलत हो गया तो हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब एक्चुअली दो जो है वो दोनों में है, तो मेन हमारा आप दारोमदार आंसर में थर्ड पे है, तो सेकंड हम पहले देख लेते हैं। When there is natural increase in the value of property owned, yes, सही है, या आपने मशीन 20,000 का लिया, अब वो 40,000 का हो गया, तो ये आपको गेन हुआ। या लैंड आपने लिया 1 लाख का लिया, 2 लाख का हो गया, तो गेन है।
अब तीसरा देखो, तो चूंकि तीसरा पर हमारा आंसर डिपेंड करता है। व्हेन यू परचेज ए पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलैरिटी। मान के चलो कि एक कोई ऐसा, सोचो थोड़ी देर के लिए कि एमएफ हुसैन ने जब पहली बार पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया होगा, तो अचानक तो उनकी इस पेंटिंग का कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगा ना। शुरू में जब वो स्टार्ट अपना करियर कर रहे थे पेंटिंग में, तो मान के चलो उसकी कीमत बहुत कम उनकी पेंटिंग की थी। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो मान के चलो शुरू में किसी ने 10 पेंटिंग बहुत कम पैसे में खरीद लिया, लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इस पेंटिंग का बहुत ज्यादा कीमत हो गया, तो एक्चुअल में वो कैपिटल गेन हुआ। तो ये 3 भी है, तो 2 and 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which of the following measures would result in an increase in the money supply in the economy? तो देखो ये भी सप्लाई और डिमांड पे ही है, सप्लाई एंड डिमांड पे भी ये भी इनफैक्ट देखो मेजोरिटी और चीजें जो हैं बहुत सारे देख रहे हो सप्लाई एंड डिमांड पे था, लेकिन जैसे इनफैक्ट इसके पहले जैसे हमने एक कोई देखा आइटम पेंटिंग और उस टाइप में, तो वो एक तरह से डिफरेंट, वो टेस्ट पे आ गया, प्रेफरेंस पे आ गया, वो अलग चीज पे आ गया। नेक्स्ट आपका है कि जो ये सप्लाई इकोनॉमी कर रहा है कि इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई, कौन सा चीज? तो फर्स्ट यदि हम देखते हैं तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक यदि गवर्नमेंट ये पब्लिक से यदि वो सिक्योरिटी परचेज करती है, तो परचेज करेगी तो आरबीआई पैसे रिलीज करेगी। तो जब आरबीआई पैसे रिलीज कर रही है, इसका मतलब है इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक बाय द पीपल बाय द पब्लिक। तो पब्लिक के द्वारा यदि करेंसी डिपॉजिट हो रहा है, तो इससे तो सर्कुलेशन सेम ही रहेगा ना, जैसा कि कल हमने एक क्वेश्चन में देखा था, तो इससे तो चेंज नहीं होगा, वो सर्कुलेशन सेम ही है। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हमारा नहीं हुआ, तो सेकेंड जिसमें है वो आप हटा दो, सेकेंड जिसमें है, लेकिन फर्स्ट है। अब देखो थर्ड हमारा जो है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से पैसे गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करेगी, तो इसका मतलब है वो बढ़ेगा। तो 1 और 3 हमारा आंसर हो गया। फोर्थ अब देखोगे, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक सेल कर रही है, इसका मतलब सेंट्रल बैंक पैसे खींच लेगी, तो वो तो कम हो जाएगा, तो ये हट गया, तो सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का रहा, हाँ अब जो ये है इसको चलो जगदीश इसको बताओ। सर डी। हाँ देखो क्या है कि बैंक रेट ये इंक्रीज इन बैंक रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्याज दर बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है यानी आरबीआई है, उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है, यानी कि वो रेट को बढ़ा रहा। तो रेट को यदि बढ़ा देती है तो उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, रेट को कम कर देता है तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब है कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कोई भी जाएगा, कोई भी अपना पैसा ले सकता है, ब्याज दर कम होता है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो कम ले सकता है। जैसे किसी को कहते हैं ना कि हमारा हाथ टाइट चल रहा है, इसका मतलब है पैसे नहीं है, तो मुश्किल है आपका ये देना, ठीक है ना। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, नो इंक्रीज होगा। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू, लोन्स तभी दे सकती है जरूरत हो। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी, नो इजी नहीं, ये आपका टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो डी। नेक्स्ट है, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेस फॉर। देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि हमारे यहाँ इन जनरल देखते हो कि जितना इनकम होता है गवर्नमेंट का, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। तो अब वो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो उसको तो कहीं ना कहीं से फाइनेंस करोगे। तो या तो आप बोरो करोगे एक्सटर्नल मार्केट से, या पब्लिक से बोरो करोगे, या आरबीआई से बोलोगे कि पैसे दो। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो आरबीआई से आप बोलोगे कि आप आरबीआई पैसे दो ताकि हम जो डेफिसिट है उसको फुलफिल कर सके। लेकिन इन जनरल आरबीआई अब जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग ऐसे नहीं करती है। ऐसे क्या देती है, डब्ल्यूएमए का मतलब है वेज एंड मींस एडवांसेस, की जरूरत है तो आप लीजिए लेकिन इंटरेस्ट पे कीजिए, और इंटरेस्ट जो होगा वो रेपो रेट से अधिक होगा,
ऐसे फ्री छूट दे देगा तब तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च करेगी। ऐसे इनका कहना है आरबीआई का कि जितना आपको पैसा एक्सपेंडिचर हो रहा आप अपना उस चीज को अरेंज कीजिए। तो आरबीआई उसी केस में, हाँ, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इशू में है तो मेनली वो किया जाता है। अब लेकिन है रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट नहीं, सार्वजनिक ऋण है उसको चुकाने के लिए नहीं, वो आप दूसरे सेक्टर से अरेंज कीजिए। एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप या तो आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व है उससे आप यूज कीजिए। रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, उसमें भी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सबसे आपको फुलफिल करना है। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट में कौन कौन होता है? हाँ नवीन। यस सर। हाँ, नींद आ गया था क्या? नहीं सर, ओके थोड़ा बाहर था। चलो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बता दो इसी बात पे। सर सी होना चाहिए इसका, सी। पक्का? देखो, कैपिटल अकाउंट में दो चीज हमने देखा था, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था कि जहां बाई डायरेक्शनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु या तो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो जब खरीद रहे हैं तो पैसे देने पड़ रहे हैं, डॉलर देने पड़ रहे हैं, बेच रहे हैं तो डॉलर मिल रहे हैं। तो अब कह रहा कि कैपिटल अकाउंट में कौन है, तो वो करेंट अकाउंट में जो हो गया वो कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा। तो फॉरेन लोन, जो लोन है, तो लोन जब हम किसी से लेते हैं तो कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो लोन एक्सचेंज जब नहीं हो रहा है तो वो कैपिटल में आएगा, तो लोन होगा। एफडीआई, एफडीआई में भी हम कोई एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में होगा। लेकिन प्राइवेट रिमिटेंसेस जो है, अब देखो प्राइवेट रिमिटेंसेस का क्या मतलब है। एक आदमी इंडिया से बाहर गया, सपोज अमेरिका गया, अमेरिका में वो बेचारा झाड़ू लगा रहा है, मान के चलो कि कहीं रेस्टोरेंट में, तो वो क्या कर रहा है, अपना लेबर सेल कर रहा है, यानी अपना श्रम जो है वो बेच रहा है, उसके बदले में उसको डॉलर मिल रहा है। तो वो तो करेंट अकाउंट का पार्ट हुआ ना, कि वो बेचारा अपना यानी कि इंडिया से सर्विस एक्सपोर्ट एक तरह से कर रहा है, तो वो अपना समय, एनर्जी और लेबर बेच रहा है और पैसे डॉलर ले रहा है। तो प्राइवेट रिमिटेंसेस जो होगा वो आपका करेंट अकाउंट में होगा। तो 3 नहीं होगा, तो ऐसे भी जिसमें 3 है वो हटा दो तो आपका 2 हो जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यस, किसी शेयर में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो आपका कैपिटल अकाउंट है, तो ये हो गया। नवीन क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। ओके चलो, कल इस पर कुछ हमने ये बताया था, उसके आधार पे नीलू इस पर कुछ अपना थॉट दो। सर कल बॉन्ड पे बताए थे आप, ब्याज का कुछ। तो कुछ जो बताए थे उसका दिमाग लगाओगे? देखो एक चीज देखो, इसमें क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है। अब इसको ऐसे समझो कि किसी ने 100 रुपया था, उस 100 रुपया का सामान खरीद लिया, इन्फ्लेशन 10% हो गया, तो नेक्स्ट ईयर उस सामान का कीमत, वस्तु का कीमत क्या हो गया, 110 हो गया। अब लेकिन वो आदमी के पास पैसा अपना नहीं था, वो कहीं से ब्याज पे पैसा लिया था। अब देखो वो 100 रुपये का सामान जो खरीदा उसका 110 तो हो गया, लेकिन वो ब्याज पे पैसे लिया था, और जो ब्याज था वो मान के चलो कि 5% था, 5% रेट पे था। इनफैक्ट जिस समय उसने ब्याज पे लिया था उसको एग्जैक्ट नहीं पता था कि इन्फ्लेशन क्या होगा, उसने 5% पे ले लिया। अब 5% पे उसने, किसी ने पैसे इसको दिया तो तब दिया ना कि उसको लगा था कि अर्थव्यवस्था नॉर्मल रहेगा। यदि लगता जो दे रहा था पैसा उसको लगता
कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा तो शायद 5% पे इसको नहीं देता, लेकिन हम मान के चलते हैं उसको कि नहीं पता था, जो लोन दे रहा था उसको ज्यादा आइडिया नहीं था कि इन्फ्लेशन का क्या कंडीशन होगा, उसने 5% पे दे दिया। तो देखो जब ईयर एंड होगा तो जिसने लोन लिया है 100 रुपया उसको पे कितना करना पड़ेगा, 105 पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके वस्तु का वैल्यू कितना हो गया 110। तो इसका मतलब जिसने लोन लिया है उसको फायदा होगा। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स। आई होप इट इज क्लियर। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही हो गया। अब कह रहा इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर। अब ये देखो बॉन्ड होल्डर में लेमन टर्म में हमने क्या बताया था कि बॉन्ड होल्डर को तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उसको मान के चलो फिक्स्ड में कुछ मिल रहा है, सपोज 3%, 4%, 5% मिल रहा है। आप सोचो इसको मिल रहा है 3% या 4% या 5% और इन्फ्लेशन कितना हो गया 10%, तो बॉन्ड रखना घाटा है ना, बॉन्ड रखने वालों को तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिल जितना रहा है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। मान के चलो कोई आदमी सोचा था ना कि अभी 1 साल के लिए बॉन्ड में पैसा लगा देते हैं और अगला साल सामान खरीदेंगे, तो कुछ ब्याज मिल जाएगा, तो ब्याज लगा करके और जो हमारा कम पड़ रहा है तो वो उसके बॉन्ड के ब्याज से वो हो जाएगा। लेकिन अगला साल देखा कि एक्चुअल में जो हमें बॉन्ड से प्राप्त हुआ उससे अधिक जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि उसको घाटा होगा बॉन्ड होल्डर को। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ए सही है। नीलू समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो आज हमने अप टू 25th क्वेश्चन किया। नेक्स्ट कल देखो, कल और परसों 2 सेशन और इसमें चलेगा जो आपके इधर कोर इश्यूज वाले क्वेश्चन हैं, और ऑब्वियसली करंट वाले तो हम बाद में उस चीज को करवाएंगे। ओके, सो आप चीजों को बेसिक से समझो। इनफैक्ट देखो कोई भी एग्जाम यूपीएससी का जो भी होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने सिविल्स वाले से लिए थे, इस वजह से कि रिसेंट टाइम में देखो कट ऑफ क्या है, बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन हर क्वेश्चन को समझना होता है। आप इनफैक्ट देखो लास्ट ईयर से 2020 से लेस कट ऑफ गया 2021 में। इनफैक्ट देखोगे कई साल से 2016 हाईएस्ट था कट ऑफ, 2016 से हर ईयर में कम कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि क्वेश्चन इनका ऐसा रहता है कि हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से सोचो, उन पर अप्लाई करो अपना दिमाग, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन नो डाउट डिफिकल्ट होते हैं तो वो आपसे नहीं बनने वाले होते हैं, तो इतना भी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। आपका हर एग्जाम में वही सिचुएशन हो रहा है यूपीएससी वाले में, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, इतना रैंडम कट ऑफ चला जाता है। उस स्टैंडर्ड में ठीक ही रहता है अभी भी, क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी इतने आसान नहीं होते हैं। इवन देखो आपके कट ऑफ बहुत बहुत कम इनफैक्ट हैं, तो हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, उनको देखो। ओके, थैंक यू।